few questions. Okay. How many questions Not all. you have completed? Like five, Five. around 5, 7. Okay. What about the others? सर तो मैंने भी 5 चेक करे. ठीक है. कृषा, मैत्री. सर मैंने 1-2 किए हैं अभी. 1-2 बस. हाँ सर मैंने भी किया. ठीक है. जिसने जितना भी किया है आज मुझे सेंड करो. एक्चुअली मुझे चेक करना है कि कैसे किया है. व्हाट्सएप करना मेरे को क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किए हैं. सो देखिए लास्ट सेशन के अंदर हमने पढ़ा वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा. तो दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं सो विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी. A cross B is what? AB sin theta n cap, where AB sin theta is a modulus of A cross B and the n cap is the direction of resultant. n cap क्या बताता है? Direction of resultant. और इसकी डायरेक्शन हमने बताई थी, that is given by right hand screw rule. So if you traversing the vector A to vector B is in anti-clockwise direction, then n cap is perpendicular to the plane outward. And if you are traversing the vector A to vector B clockwise, then n cap is perpendicular to the plane inward. N cap is a vector that is always perpendicular to the plane in which vector A and vector B are present. जिस प्लेन के अंदर वेक्टर A और वेक्टर B प्रेजेंट होंगे उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आपका वेक्टर n होगा. ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा. अब आज हम क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं. फर्स्ट विल डिस्कस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप. ठीक है. अब सबसे पहले हम डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं i क्रॉस i. तो देखिए यदि दोनों वेक्टर, यदि मैं दो यूनिट वेक्टर ले रहा हूं, बोथ आर अलोंग द x एक्सिस, तो i क्रॉस i क्या होगा? 1 into 1 into sin 0. अब i कैप के परपेंडिकुलर या तो आप j कैप ले सकते हैं या i कैप के परपेंडिकुलर आप k कैप ले सकते हैं. कुछ भी ले लें, बट sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए i क्रॉस i क्या हो जाएगा? 0. सिमिलरली j क्रॉस j की वैल्यू भी क्या होगी? 1 into 1 into sin 0. तो ये क्या होगी? 0. और k क्रॉस k की वैल्यू भी क्या होगी? 1 into 1 into sin 0. मैंने 0 डिग्री क्यों लिया है? क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0. तो ये भी क्या हो गया? 0. तो i क्रॉस i, j क्रॉस j एंड k क्रॉस k, ऑल थ्री आर इक्वल्स टू 0. जब हमने डॉट प्रोडक्ट इसका डिस्कस किया था तो i डॉट i क्या होता है? 1. j डॉट j क्या होता है? 1. और k डॉट k क्या होता है? 1. लेकिन i क्रॉस i 0 होगा, j क्रॉस j 0 होगा और k क्रॉस k भी क्या होगा? 0 रहेगा. इज इट क्लियर? अब मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर लेता हूं. मैंने जैसे लिया i क्रॉस j. तो देखिए i क्रॉस j क्या हुआ? i कैप का मैग्नीट्यूड 1, j क्रॉस का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन 90. अब देखिए i आपका x एक्सिस के अबाउट है, j कैप आपका y एक्सिस के अबाउट है. तो ये xy प्लेन में है, तो अब n कैप कौन सा होगा? k कैप. n कैप कौन सा होगा? k कैप. क्योंकि ab sin थीटा इंटू n कैप, तो n कैप कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? k कैप. क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं a से b कैसे जा रहा हूं? सॉरी, i कैप से j कैप कैसे जा रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज. कैसे जा रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज. तो i से j वेक्टर की ट्रैवर्सिंग मेरी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो क्या होगा? k कैप. तो i क्रॉस j की वैल्यू क्या हो गई? k कैप. और यदि मैं j क्रॉस i करता सो दैट विल बी माइनस k कैप. क्यों? क्योंकि मेरे वेक्टर j से वेक्टर
जे कैप से वेक्टर आई कैप ट्रेवर्स करने का मेरा डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। ये आया समझ में बेटा? देखिए आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 लिया, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 लिया, आई और जे के बीच का एंगल 90 है तो साइन 90 ले लिया। अब हमने क्या बताया था कि एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, जिस प्लेन में आपका वेक्टर प्रेजेंट है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। ये दोनों वेक्टर आई और जे एक्स और वाई एक्सिस में है, तो आपका जो जेड एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर होगा वो यहाँ आ जाएगा के कैप। अब पॉजिटिव के कैप क्यों लिया, क्योंकि आई से जे का ट्रैवर्सिंग कैसे हो रहा है, आई से जे का ट्रैवर्सिंग एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब जे से आई का ट्रैवर्सिंग कैसे हो रहा है, जे से आई का ट्रैवर्सिंग क्लॉकवाइज हो रहा है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। तो ये वाला एक्सिस मेरा के कैप है और अंदर वाला एक्सिस मेरा माइनस के कैप, तो यहां आ जाएगा के कैप, यहां आ जाएगा माइनस के कैप। अब मैं लेता हूं जे क्रॉस के। अब देखिए वेक्टर जे से वेक्टर के कैसे आ रहे हैं, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 इंटू साइन 90 इंटू आई कैप, क्योंकि जे कैप और के कैप ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन सा है, आई कैप। तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई कैप, और के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। क्योंकि देखिए के क्रॉस जे कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, के क्रॉस जे कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा के क्रॉस जे माइनस आई कैप। फिर थर्ड वाला आता है, थर्ड पेयर कौन सा होगा, के क्रॉस आई। तो आप देखिए वेक्टर के से वेक्टर आई कैसे आ रहे हैं, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, वेक्टर के से वेक्टर आई कैसे आ रहे हैं, अगेन एंटी क्लॉकवाइज। तो के कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन 90, क्योंकि ये दोनों एक्सिस भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इंटू अब आई कैप और के कैप के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन सा है, जे कैप, तो ये आ जाएगा जे। तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे कैप, और आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो मैंने जो टोटल 6 पेयर बनाए उनको मैं कलेक्टिवली लिख रहा हूं, एक साथ देखिए, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, सेकेंड जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, और थर्ड पेयर जो मैं बनाया वो बनाया के क्रॉस आई जे कैप, आई क्रॉस के माइनस जे। अब इसको लर्न करने का जो तरीका है वो देखिए, आई ये जे और ये के, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। ये ऐसे रोटेट हो रहे हैं तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव, और उल्टा रोटेट हो रहे हैं तो नेगेटिव। आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, और यदि उल्टा रोटेट हो रहे हैं इस तरीके से तो नेगेटिव, जैसे आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। इज इट क्लियर? याद रहेगा बेटा? एनीवन? किसी को कोई डाउट इस पोर्शन में? मोहम्मद समझ में आया बेटा?
अब ये जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का पढ़ा वो हम यूज करेंगे इसके अंदर जब आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म में दे रहे हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, सिमिलरली बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और मुझे क्या प्रोडक्ट परफॉर्म करना है, ए क्रॉस बी परफॉर्म करना है। तो क्या करूंगा, ए को ए एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ए वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ए जेड को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा। टोटल 9 टर्म्स आएंगी। उन 9 टर्म्स में से मेरी 3 टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, आई क्रॉस आई वाली, जे क्रॉस जे वाली और के क्रॉस के वाली, क्योंकि आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे भी 0 होता है और के क्रॉस के भी 0 होता है। रिमेनिंग 6 टर्म्स मेरे को क्या देगा, मेरा ए क्रॉस बी का वैल्यू। तो कैसे देखें, ए एक्स आई कैप मल्टीप्लाई विद बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ए वाई जे कैप अगेन मल्टीप्लाई विद बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप मल्टीप्लाई विद बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनिशियली इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 9 टर्म्स बनेगी मेरी, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म ये तीनों कैंसिल हो गए, क्योंकि जे क्रॉस जे, के क्रॉस के और आई क्रॉस आई तीनों 0 होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, आई क्रॉस जे के कैप होता है और के क्रॉस आई ये वाला, ये सॉरी जे क्रॉस आई, ये जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के कैप होगा। तो देखिए पहली ये टर्म ली और दूसरी ये टर्म ली, तो क्या हुआ देखिए, ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, फिर ये है आई क्रॉस के और इसका रेसिप्रोकल टर्म है के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई मेरा होता है जे, तो ये मेरी 3rd टर्म हो गई, ये मेरी 4th टर्म हो गई। तो क्या हुआ, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई जे कैप और आई क्रॉस के माइनस जे कैप, तो माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस अब जे क्रॉस के और के क्रॉस जे, ये मेरी 5th टर्म हो गई, ये मेरी 6th टर्म हो गई। तो जे क्रॉस के क्या होता है आई और के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई। तो ए वाई बी जेड आई कैप माइनस ए जेड बी वाई आई, ठीक है। अब क्या किया, इसमें से के कैप हटाया और कॉमन लेके बाहर ले लिया, इसमें से जे कैप हटाया और बाहर ले लिया, इसमें से आई कैप हटाया और बाहर ले लिया। तो ये मेरा ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। ये मेरा क्या आ गया, ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। समझ में आया बेटा?
अब देखिए थोड़ा सा, यस सर। अब यूं तो ये चीज कॉम्प्लेक्स लग रही है, अब इसको मैं सिंपल बनाता हूं, यही सेम रिजल्ट लेके आऊंगा लेकिन तरीका सिंपल। कैसे? फाइनल रिजल्ट याद रखते हैं, फाइनल रिजल्ट मैं इरेज नहीं कर रहा, ठीक है। अब ए क्रॉस बी को कैसे लिखा? ए क्रॉस बी मैंने क्या बनाया, ये दो वर्टिकल एरो बना दिए जिसको हम बोलेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म। पहले वाली रो के अंदर लिखा आई कैप, जे कैप, के कैप। अब ए क्रॉस बी लिखना है तो वेक्टर ए पहले आएगा और वेक्टर बी बाद में आएगा। यदि बी क्रॉस ए होता तो वेक्टर बी पहले आता, वेक्टर ए बाद में आता। तो जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है क्रॉस से पहले वो सेकंड रो में आएगा, और जो वेक्टर क्रॉस के बाद लिखा हुआ है वो वेक्टर थर्ड रो में आएगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जो वेक्टर क्रॉस के लेफ्ट में है, पहले है, क्रॉस से पहले है, वो सेकंड रो में आएगा, और जो वेक्टर क्रॉस के बाद में है वो थर्ड रो में आएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे हमेशा। तो ये हो गया ए एक्स, ए वाई, ए जेड, सिंपल कंपोनेंट लिखने हैं। ये बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब इसका एक्सपेंशन करना है। कैसे एक्सपेंशन करेंगे? आई कैप ब्रैकेट माइनस जे कैप ब्रैकेट और प्लस के कैप एक और ब्रैकेट, आई कैप देन फॉर्म अ ब्रैकेट, माइनस जे कैप फॉर्म अ सेकंड ब्रैकेट, प्लस के कैप फॉर्म अ थर्ड ब्रैकेट। अब इन तीनों ब्रैकेट्स में लिखना क्या है? आई कैप के ब्रैकेट में क्या लिखना है? ये जो आई कैप है वो जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग कर रहा है वो आपको एलिमिनेट कर देना है। आई कैप जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग कर रहा है वो आपको एलिमिनेट कर देना है। अब जो बाकी चार एलिमेंट बचे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखना है। दिस माइनस दिस, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ए वाई बी जेड हमेशा ये पहले होगा, ये बाद में, दिस वन देन दिस वन। तो देखिए ये वाला नीचे वाला पॉइंट देखिए, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, आ गया सेम रिजल्ट। अब देखिए जे कैप के साथ क्या करना है, वापस बता रहा हूं, ये वापस से ड्रॉ किया। जे कैप के साथ आई कैप, जे कैप, के कैप, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब जे कैप वाले ब्रैकेट में क्या लिखना है? जे कैप जिस रो और कॉलम से बिलोंग कर रहा है, जे कैप किस रो से बिलोंग कर रहा है, किस कॉलम से बिलोंग कर रहा है, उसको एलिमिनेट कर दिया, उन एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया। बाकी बचे हुए चार एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस माइनस दिस, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ये रहा रिजल्ट, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। यहां देखिए, यहां मैंने बीच में प्लस का साइन है इसलिए यहां मैंने माइनस लगा दिया। हमेशा बीच में यहां माइनस आएगा, माइनस जेड होगा, प्लस जेड नहीं होगा। तो अब इस माइनस जेड को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही रिजल्ट आएगा। तो माइनस जेड इसीलिए लिखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिजॉल्व करने के लिए। अब आता है के कैप। तो के कैप में क्या लिखेंगे? देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब के कैप जिस रो और कॉलम से बिलोंग कर रहा है वो आप एलिमिनेट कर दो, ये और ये, दिस माइनस दिस, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये सेम रिजल्ट यहां देखिए, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, के कैप। So same result you have obtained by this short technique. This will be the A cross B, और ये जो A cross B आया ये पूरा रिजल्टेंट वेक्टर आया। तो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे you will get a resultant vector quantity. Is it clear? Anyone? Is there any doubt? नो सर। अब देखिए मैं इसी को न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करके बता देता हूं। कैसे? देखिए
वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी है i कैप प्लस j कैप माइनस प्लस 2k। अब आपको बोला फाइंड a क्रॉस b, क्या फाइंड करना है? a क्रॉस b। तो a क्रॉस b कैसे लिखेंगे? ये मॉडल, ये हमने एक वर्टिकल कॉलम, दो वर्टिकल कॉलम बना लिए, एरो बना लिए, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। अब ए क्रॉस बी है तो वेक्टर ए के जो तीनों कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड एक्सिस के अबाउट, वो तीनों लिख दिए 2 3 और -1, और वेक्टर बी के क्या लिखे 1 1 और 2। ठीक है, फिर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के। नाउ ये आई कैप वाला और ये जे कैप कैंसिल, क्या बचे 3 into 2 into this, तो 3 into 2 माइनस 1 into -1 जे कैप, ये कॉलम ये एरो कैंसिल, 2 into 2 माइनस 1 into -1 के कैप, ये एरो और ये कॉलम कैंसिल, 2 into 1 माइनस 3 into 1। अब सॉल्व कर लिया, आई कैप 6 प्लस 1 माइनस जे कैप 4 प्लस 1 प्लस के कैप 2 माइनस 3, तो हो गया 7 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस के कैप। दिस विल बी द ए क्रॉस बी। और इस ए क्रॉस बी का यदि आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो जिस तरीके से एक मॉडुलस का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वैसे इस ए क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका मॉडुलस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मॉडुलस। तो कैसे निकाला? ए क्रॉस बी का मॉडुलस कैसे आएगा? ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस √7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, जो हो गया 49 प्लस 50 प्लस 25, ये हो गया √75। क्या हो गया? √75। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि n कैप ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये होता है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे एन कैप निकालना है। तो एन कैप क्या होगा? ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा क्या है मेरा? ए बी साइन थीटा मेरा ए क्रॉस बी का मॉडुलस है। और जैसा कि मैंने बताया कि एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। तो ए क्रॉस बी क्या आया? 7 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस के कैप, ये मेरा आया ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का मॉडुलस कितना आया? √75। तो ये मेरी वैल्यू हो गई एन कैप। इसकी वैल्यू हो गई एन कैप। तो एन कैप हो गया 7 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस के कैप अपॉन √75। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया रिजल्टेंट, इसकी मैग्नीट्यूड ये आ गई और इसकी डायरेक्शन ये आ गई। इज इट क्लियर? एनी डाउट? एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट और उसकी एप्लीकेशंस। सो पहले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ
क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल देन ए क्रॉस बी इज जीरो। दो वेक्टर यदि पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच का एंगल थीटा जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। सेकेंड, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर देन ए क्रॉस बी इज ए बी, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि मॉड्यूलस ए भी आएगा, डायरेक्शन भी रहेगी, तो उस हिसाब से डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी रहेगी। थर्ड, it does not obey commutative law, यानी A क्रॉस B is not equals to B क्रॉस A. A क्रॉस B is equals to minus of B क्रॉस A. A क्रॉस B is equals to minus of B क्रॉस A. It never follow the commutative law. कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करे। इज इट क्लियर? Now we'll discuss applications. Application of cross product. क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कैसे? फर्स्ट एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। हाँ, एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? एरिया पैरेललोग्राम कौन बताएगा? अरे भाई इतने सारे मैथ स्टूडेंट हैं, एरिया पैरेललोग्राम क्या हुआ भाई? हाँ जी, बेस इंटू हाइट। तो इतना सोचने में लग रहा है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, थोड़ा सा लेबल हम चेंज कर देते हैं। ये ले लिया P, Q, R और S। यदि मैं दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, PQ और PS। PQ जो है वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रही है और PS वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो देखिए बेस क्या हो गया? A, और हाइट, इस पैरेललोग्राम की हाइट ये होगी, तो ये हाइट कितनी होगी बेटा? B sin थीटा। क्योंकि देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइट क्या हो गई? B sin थीटा। तो हो गया B sin। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या हुआ? AB sin थीटा, एंड दैट इज व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस। तो यहां क्या आया आपका? एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इफ two adjacent sides of a parallelogram represented by two non-zero vectors, यदि ये दो adjacent side है पैरेललोग्राम की, PQ को मैं वेक्टर A से रिप्रेजेंट करूं और PS को वेक्टर B से। देखिए ये भी वेक्टर A होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये वेक्टर B होगा। तो if the two adjacent sides of a parallelogram
represented by two non-zero vector A and B, then area of parallelogram is modulus of the cross product of these two vectors. एरिया पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? A क्रॉस B का मॉडुलस. अब ट्राइंगल जैसे ये बना दिया मैंने, डायगोनल को ज्वाइन करके ये दो ट्राइंगल बना दिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. तो आपने एरिया पैरेललोग्राम डिस्कस किया होगा कि ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम को दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है और दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं, तो पैरेललोग्राम का टोटल एरिया इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के इक्वल रहेगा. तो हम ये भी ले सकते हैं, देखिए ये बेस है, हाइट वही रहेगी जो आपकी पैरेललोग्राम की हाइट है, तो हाफ AB sin थीटा, तो ये हो गया हाफ ऑफ A क्रॉस, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ A क्रॉस. तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई. यदि ट्राइंगल की दो साइड्स को आप दो नॉन जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को दो नॉन जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मॉडुलस होगा वो क्या बोला जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. और क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस का जो हाफ होगा वो क्या बोला जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल. इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि two adjacent sides of a parallelogram represented by two non-zero vectors A and B. Vector A is I cap j cap plus 2k cap, and vector B is 3i cap plus j cap plus k cap. Find the area of parallelogram. तो आंसर क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B. ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं A क्रॉस B, I कैप J कैप K कैप, 1 1 2 3 1 1. तो ये हो गया I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप. I कैप के साथ ये गया और ये गया, तो 1 माइनस 2. J कैप के साथ ये और ये गया, 1 माइनस 6. और K कैप के साथ ये और ये गया, 1 माइनस 3. ये हो गया माइनस I कैप प्लस 5 J कैप माइनस 2 K कैप. ये आ गया आपका A क्रॉस B. और A क्रॉस B का मॉडुलस लेंगे, तो हो गया 1 प्लस 25 प्लस 4, तो हो गया √30 यूनिट. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा? √30 यूनिट. इज इट क्लियर? प्रिशा, मैत्री, मोहम्मद, अंश, सबको समझ में आया? सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि दैट वेरियस फिजिकल क्वांटिटी आर कैन बी रिप्रेजेंट एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर क्वांटिटीज. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी जाती है. ठीक है, तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? जैसे टॉर्क एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट. क्या होता है? टॉर्क. जिस तरीके से फोर्स ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेटरी मोशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसी तरीके से टॉर्क जो होता है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? टू परफॉर्म द रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एट फिक्स एक्सिस.
तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, तो टाउ होता है r क्रॉस f। क्या होता है? r क्रॉस f। यानी इस फिजिकल क्वांटिटी को हम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। f क्रॉस r नहीं होगा, r क्रॉस f। पहले पोजीशन वेक्टर आएगा, r क्या है? पोजीशन वेक्टर, और f क्या है? फोर्स वेक्टर, फोर्स। और टाउ क्या है? टॉर्क। तो जिस तरीके से हमने देखिए डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखा था, W इज इक्वल टू F डॉट S, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा? वर्क डन। उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगा? टॉर्क। क्या देगा? टॉर्क। उसी तरीके से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कैसे क्या है? लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। r क्या है? पोजीशन वेक्टर, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। देखिए जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब ये सारे पैरामीटर्स हम डेराइव भी करेंगे। v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। जब मैं रोटेशनल मोशन चैप्टर डिस्कस करूंगा तो टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f, ये हम डेराइव भी करेंगे। उसी तरीके से तीसरे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो a इज इक्वल टू r क्रॉस अल्फा, a इज इक्वल टू r क्रॉस अल्फा। और चौथा जो फिजिकल क्वांटिटी है जो अभी आपके सिलेबस में है वो ही मैं बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हम लिख सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस में है, यूज आती हैं या जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं, वो है एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। L लीनियर एंगुलर मोमेंटम है, P लीनियर मोमेंटम। तो मैंने चार फिजिकल क्वांटिटीज आपको बताई जिनको इन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A होता है। तो यदि आप F क्रॉस R कर देंगे तो आपको टाउ नहीं मिलेगा, नेगेटिव ऑफ टाउ मिलेगा। तो ऑर्डर का ध्यान रखना है। L is equals to R cross P, V is equals to R cross omega, and A is equals to R cross A. So that is the second application of cross product. Is it clear? Any doubt? Anyone? सो ये हमारा वेक्टर ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कल फिर डिस्कस करूंगा इसके अंदर आपको, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे मोशन पैरामीटर इन 2D। जिस तरीके से हमने मोशन पैरामीटर 1D के अंदर डिस्कस किए थे, उसी तरीके से मोशन पैरामीटर्स 2D के अंदर डिस्कस करेंगे। वही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। 1D के अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक एक कंपोनेंट होते हैं, जबकि 2D के अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दो दो कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, बाय।